नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। मैं हूं गौरव सावंत और इस समय हम बात कर रहे हैं चीन की परिस्थिति की। क्या चीन की सेना इस समय एक भंवर में है, एक चक्रव्यूह में फंसी हुई है? क्यों? क्योंकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने सबसे करीबी एक जनरल, जो चीन की सेनाओं में ही नहीं, सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में ही नहीं, बल्कि कहा यह जा रहा था कि चीन में भी शी जिनपिंग, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बाद दूसरे सबसे ताकतवर व्यक्ति थे और उनको उन्होंने गिरफ्तार कर लिया या सेना से निकाल दिया है, उनको हिरासत में ले लिया है। उनके साथ एक और उनके जनरल जो सीएमसी में उनके साथ थे, उनको हटा दिया गया है और 7 सदस्यों वाली सीएमसी में, चाइना की सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में अब केवल 2 मेंबर्स रह गए हैं। इसके मायने क्या है? क्या चीन युद्ध के लिए तैयार है या फिर ये शी जिनपिंग अपनी पकड़ बेहद मजबूत कर रहे हैं चीन की सेनाओं पर, ताइवान पर हमले के लिए? लेकिन शी जिनपिंग ज्यादा ताकतवर हो रहे हैं, चीन की सेनाएं क्या कमजोर हो रही हैं? ऐसे कई प्रश्न इस समय हमारे सामने हैं और इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए चीन पर बहुत ही पैनी निगाह दशकों से रखने वाले लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला, आर्मी कमांडर, हमारे साथ पूर्व आर्मी कमांडर जुड़ रहे हैं। आप लेखक भी हैं, ऑथर भी हैं और चीन पर पैनी निगाह रखते हैं। जनरल राज शुक्ला, स्वागत है आपका आज तक पर। आप किस रूप में इस परिस्थिति को देखते हैं? क्या चीन की सेना फिट फॉर वॉर है ऐसे समय में जब टॉप जनरल्स को लगातार हटाया जा रहा है? गौरव नमस्कार, धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। फिट फॉर वॉर तो हरगिज नहीं है फिट फॉर वॉर तो हरगिज नहीं है। और देखिए क्यों, मैं एक मिनट के लिए इसकी जरा पृष्ठभूमि पर नजर डालते हैं। 2013 में जब शी जिनपिंग ने प्रेसिडेंसी संभाली चीन में, तो उनके एक और करीबी सलाहकार हैं वेंग ज़्यूमिन, पार्टी आइडियोलॉग हैं, पार्टी के लिए चिंतन मंथन करते हैं। उनसे उन्होंने कहा कि भाई एक आप स्टडी करें कि गोर्बाचेव का पतन क्यों हुआ और सोवियत यूनियन का पतन क्यों। और उनकी जो खोज थी उनके कई पहलू हैं, बट जो पहलू सेना से जुड़ा हुआ वो ये था कि प्रश्न ये था कि जो सेना है वो पार्टी का अंग हो या स्टेट का अंग। जैसे भारत में सेना जो है स्टेट का अंग है, सेना बीजेपी या कांग्रेस का अंग नहीं है। सोवियत यूनियन में यही हुआ। लेकिन जी साहब ने कहा नहीं, अगर वो सेना जो है वो स्टेट का अंग होता है, तो फिर जब मैं खतरे में हूं, पार्टी खतरे में है, मुझे कौन बचाएगा? गोर्बाचेव को किसने बचाया? तो उन्होंने कहा कि भाई जो सेना है वो चीन में पार्टी का अंग। अब देखिए, जब सेना पार्टी का हिस्सा हो तो फिर वो पॉलिटिक्स में फंसती है, करप्शन बढ़ता है। मेरा मूल कथन ये है कि भाई या तो आप पेशेवर सेना चुन लें या पार्टी वाली सेना चुन। इफ यू हैव अ चीन की सेना पेशेवर सेना नहीं है, वो पार्टी की सेना है, पार्टी की सेना। अब उससे क्या हुआ, जी साहब ने पीएलए में कई ट्रांसफॉर्मेशन किए हैं। वो चाहते हैं कि ताइवान पर कब्जा हो और जो चीन की सेना है वो पेशेवर बने, इट शुड बिकम प्रोफेशनल। बट उन्होंने देखा कि अब 1 दशक हो गया, जी साहब अपने 3rd टर्म में हैं और 100 से ज्यादा जनरल या तो करप्शन की वजह से, या इसलिए कि वो ताइवान के लिए तैयार नहीं थे, या प्रमोशन के लिए पैसे ले रहे थे, या प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट्स थे। मतलब जेन्युइन उनके जो मत थे वो जी साहब से अलग थे। इससे पहले एक एयरफोर्स के बड़े प्रसिद्ध जनरल थे उनके, ली यू ज़्वा। उनको सिर्फ इसलिए वो आज जेल की हवा खा रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि साहब हमारी सेना तैयार नहीं है ताइवान के हमारे 2027 में। अगर हमारा जनरल कोई बोले कि सेना तैयार नहीं है तो यू डोंट सैक हिम फॉर दैट इज प्रोफेशनल डिसएग्रीमेंट। भाई आपका पेशा है कि आप सच बोलें, टूपा। बट जी साहब की नजर में अगर आप ये बोलते हैं आप तैयार नहीं है तो आपको रफा दफा कर दिया जाता है। तो ये बताइए जी, जब आपने और मैंने पहला चक्रव्यूह भी जब हमने बात की थी तो यही था कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 100 जनरल निकाल दिए थे, लेकिन ये 100 जनरल, मैं बताऊं क्या है जी। तो जब वो ये थोड़ा 1 मिनट आप सुन ले, फिर जब वो प्रोफेशनल्स जनरल्स की खोज में थे
तो उन्होंने भाई ढूंढा ज़ैंग जू जिया को, क्योंकि ज़ैंग जू जिया उनके साथ पड़े हुए थे, दे प्लेड इन द सेम कंपाउंड, वो एक ही गली में खेले थे, बिकॉज देयर फादर्स वर फाउंडर्स ऑफ द PLA। और ज़ैंग जू जिया वियतनाम के वॉर वेटरन है, उनकी बड़ी इज्जत है, उनके पास सिर्फ रैंक नहीं था, स्टेचर भी, उनकी बड़ी इज्जत थी पॉलिटिक्स में। हू जिनताओ के तो करीबी थे, ज़ियांग ज़ेमिन के करीबी थे। he didn't merely have rank, he had stature। तो जी साहब ने जब इनकी रिटायरमेंट एज आई, इनको रिटायर नहीं किया, इनको CMC में लाए और इनके जरिए वो चयन करते थे बाकी जनरल्स की। बट उसके बाद विडंबना ये है कि जो ये 100 जनरल सैक हुए, इनमें से कई ऐसे जनरल थे जो ज़ैंग के कहने पे उन्होंने सैक किए, बट कि वो उनका चयन जी ने किया। तो कहीं आगे बात ये निकली कि भाई ज़ैंग जो हैं वो जी के जो प्रोटेजीज हैं, जी को जो जनरल्स जिनका चयन किया था, उनको भी वो सैक किए जा रहे थे। उनमें बहुत से ऐसे थे जनरल्स। तो एक तो ये पहलू था। अब जो जी है उनके करीबीदार काउची करके एक है, सिविलियन है, डिसिप्लिन विजिलेंस कमीशन के हेड हैं, उनके और ज़ैंग के बीच कुछ मतभेद हुए और हो सकता है कुछ कहानियां ये लेके गए हों जी साहब के पास। बट दूसरा पहलू महत्वपूर्ण ये है कि ये जो 100 जनरल सैक हैं, इसमें से कुछ तो ऐसे थे जो टेक्नोक्रेट्स थे, रॉकेट फोर्स कमांडर्स, कुछ ऐसे थे जो प्रोक्योरमेंट में माहिर थे, तो जो प्रोक्योरमेंट वाले जनरल्स थे वो सैक हुए। फिर जी के खुद अपॉइंटी सैक हुए, तो बचे कौन? सिर्फ ताली बजाने वाले बचे। तो ये जो पूरी समस्या है, इस पे जी पकड़ना नहीं पा पाए। और उसके बाद क्या होता है कि जब हू जिनताओ, आपको याद होगा, हू जिनताओ को भेजा गया, निकाला जाता, उसके बाद ये जो पार्टी एल्डर्स थे, हू जिनताओ, वेन जियाबाओ, उनके प्रीमियर थे, क्योंकि ज़ैंग का इतना स्टेचर था, वो ज़ैंग के पास गए और उन्होंने जी को संभाला। अब बोला कि भाई जी को समझाओ, यू कैनॉट बी ऑल पावरफुल, पार्टी हैज टू बी लेड बाय कंसेंसस। तो यहाँ पे ज़ैंग साहब का कुछ दाखिला पॉलिटिक्स से भी जो हो जाता है, पार्टी एल्डर्स से भी वो जुड़ जाता है, और इस वजह से दो ज़ैंग हेड स्टेचर, उनके और जी के बीच मतभेद बढ़ते गए। अब क्या हुआ थर्ड प्लेनम में 2024 में हू जिनताओ, वेन जियाबाओ, ज़ैंग ये सब साथ आए और बेदाहे में एक कॉन्फ्रेंस होती है जहां पर ये निर्णय लिया जाता है कि कंसेंसस से कि जी साहब 4th टर्म नहीं लेंगे और जी यानी 2027 के बाद 2027 के बाद अगला टर्म नहीं लेंगे। जी। अब बात क्या हुई कि ज़ैंग का स्टेचर बढ़ने लगा और जी का स्टेचर घटने लगा, क्योंकि जो पार्टी एल्डर्स थे वो भी ज़ैंग के साथ आए। अब पता नहीं ये मतलब ये संयोग है या क्या है, जो 20 या 22 जनवरी को हू जिनताओ की हत्या हुई, जो पार्टी एल्डर थे। ही वाज आल्सो ओल्ड, हो सकता है नेचुरल डेथ हो सकता है कुछ कमाल, और उसी के इर्द गिर्द ज़ैंग अरेस्ट किए जाते हैं और ज़ैंग के साथ, ज़ैंग जूजिया के साथ लियू भी होगी। तो मेरे ख्याल से दिस इज अ पार्ट स्ट्रगल। जी साहब मौका का इंतजार कर रहे थे, उनको वो जो थर्ड प्लेनम की गतिविधियां हैं वो अच्छी नहीं लगी कि भाई ज़ैंग, आप मेरे दोस्त थे, आप पे मैं विश्वास करता था, आप पे मैंने इतना विश्वास किया कि आप PLA को सुधारें, और आप पार्टी एल्डर्स के साथ चले गए, जो पार्टी एल्डर्स मेरे बरखिलाफ थे। तो कहीं ये पॉलिटिक्स, यानी कहीं ना कहीं ये था कि शी जिनपिंग जिस आदमी को अपना सेकंड मोस्ट पावरफुल मैन बना रहे थे, वही हू जिनताओ और वेन जियाबाओ और बाकी सब के साथ मिलकर उन्हीं का पत्ता काटने की साजिश, इस तरह के आरोप, क्योंकि कुछ खबरें चीन से ऐसी आ रही हैं कि वहां गोलियां भी चली हैं बीजिंग में भी और कुछ और इलाकों में, और एक पावर स्ट्रगल हुआ है। मैंने ये सुना है सोशल मीडिया के कि जिस होटल में जी रह रहे थे वहां पे कोशिश, ही मेड द फर्स्ट अटेम्प्ट ज़ैंग, बट इनको खबर मिल गई एंड यू नो दे प्रीएम्प्टेड। पर एक और महत्वपूर्ण बात हुई है गौरव, आज एक चिट्ठी लीक हुई है सोशल मीडिया पे जो ज़ैंग ने लिखी है। अब हो सकता है र्यूमर हो, बट उसमें से कुछ जो बातें हैं वो मेरे को बड़ी सही लगती है। एक ज़ैंग का मानना था एज अ प्रोफेशनल, वो उस चिट्ठी में लिखते हैं कि बार बार मैं जी साहब को ये समझा रहा था कि डिसएग्रीमेंट इज नॉट डिसलॉयल्टी। देखिए, एक पेशेवर जनरल की नजर से मैं ये समझता हूँ
अगर मैं बताऊं कि साहब ताइवान पे हमला ना करें, हम तैयार नहीं है, दैट इज नॉट डिसलॉयल्टी। बट जी ने इसको माना कि वो चेयरमैन सीएमसी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। जब मैं कह रहा हूं कि ताइवान करो, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? 2027 तक ताइवान का रीयूनिफिकेशन, लेकिन क्या ये संभव है? अब देखिए, उस पर बात करते हैं। आपके 7 थिएटर कमांडर पे आपने 6 सैक कर दिए हैं। इट इज लाइक सैकिंग आर्मी कमांडर, वेस्टर्न कमांड, सदर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड, एंड नाउ सेइंग वेज वॉर। देयर इज समथिंग अमिस इन होल थिंग। अच्छा, दूसरी बात जैंग ने चिट्ठी में ये भी लिखी है कि जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन था चीन और रूस के बीच, उससे यूरोप हमारे बरखिलाफ हो गया। मैं बार बार जी को समझा रहा था आप ये मत करें। उन्होंने ये भी कहा है कि जो साइनो इंडियन बॉर्डर पे गलवान वलवान हुआ, वो भी मैंने उनसे कहा था इसकी जरूरत नहीं, लेकिन जी साहब माने नहीं। तो जैंग, अगर ये चिट्ठी सही है तो जैंग का ये कहना है दैट शी वाज गेटिंग पैरानॉइड, ही वांटेड टू डू समथिंग, उनको अपनी लेगेसी का फिक्र था। तो ये और कई बातें इसमें जुड़ जाती हैं। और जैंग ने यहां तक आरोप लगाया है कि भाई चीन और नॉर्थ कोरिया में क्या फर्क होगा अगर हम ये सब करेंगे, इफ इट इज गोइंग टू बी वन मैन। और आप देखिए, माओ जब बहुत शक्तिशाली हो गए थे तो डेंग ने इस बात पर दावा किया था कि इसके बाद किसी को हम इतना शक्तिशाली नहीं बनने देंगे। एंड जनरली इट वाज, इवन इन द सीसीपी देयर वाज कंसेंसस। जियांग जेमिन का आप एरा ले ले, हु जिनताओ का ले ले, कंसेंसस। जी ने दोबारा आके ये एक शक्तिशाली नेता का रूप हासिल करना शुरू किया। और ये कहा भी जाने लगा कि चेयरमैन माओ के बाद सबसे ताकतवर शी जिनपिंग ही हैं। लेकिन क्या असल में प्रयास चल रहा था कि 2027 में उनको हटा दिया जाए? माओ साहब के एरा में एक और जनरल थे, लिन बाओ, मार्शल लिन बाओ। माओ हैड अनॉइंटेड हिम एज अ सक्सेसर, और सक्सेसर अनॉइंट करने के बाद उनके बीच में ये कुछ सस्पिशन वगैरह पड़ा। लिन बाओ ने कोशिश की माओ की हत्या करने की, और माओ ने उनको पकड़ के किसी प्लेन क्रैश में उड़ा दिया। That they say was the biggest purge. After that purge, this is the second big purge, and it is an earthquake. It is an earthquake because Zhang Zhuzhia साधारण जनरल नहीं थे। वो ऐसे जनरल थे जिनकी ख्याति थी, जिनका सम्मान था, वियतनाम के वेटरन थे और एविड मॉडर्नाइजर। जितनी मॉडर्नाइजेशन हुई है, he was a respected professional. अब उनके और जी के बीच मतभेद ये बिचौलियों ने कराया, हालात की वजह से हुए, पार्टी एल्डर्स की वजह से हुए। बट देखिए, व्हाट इज सरप्राइजिंग गौरव, कि भाई नाउ जी इन हिज थर्ड टर्म में आप सीएमसी में अपॉइंट किसी को नहीं कर पा रहे। 4th प्लेनम में वो कुर्सियां खाली थी। अमेरिकन प्रेस वाज मेकिंग फन ऑफ इट। सीएमसी आपकी खाली है, थिएटर कमांड्स आपके खाली हैं, आपके जवान हैं, कोई जनरल्स नहीं है, और आप कहते हैं ताइवान 2027। और देखिए साथ साथ क्या हुआ, इस पे भी हमें गौर देना है कि सिर्फ कैपेसिटी करने से, सिर्फ मिसाइल बनाने से सेनाएं नहीं बनती। आप देखिए एब्सोल्यूट रिजॉल्व में जो यूएस ने कमाल किया है, वो चीन की सेना नहीं कर पाई। यू नो द वे कैपेसिटीज आर कन्वर्टेड इनटू कॉम्बैट डिलीवरी। ऐसी परिस्थिति में क्या चीन की सेना बहुत खोखली है? क्योंकि जो हमने देखा, उनकी जो परेड होती है वो बड़ी भव्य परेड होती है। जो वहां पर रॉकेट और मिसाइलें दिखाए जाते हैं वो भव्य होते हैं, लेकिन रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि उनके रॉकेट्स में ईंधन की तरह की जगह पानी भरा हुआ था। तो ये क्या केवल वेस्टर्न मीडिया का प्लान है या इंटेलिजेंस एजेंसी का प्लान है? कुछ तो सच्चाई है, कुछ तो सच्चाई है। रॉकेट्स में पानी, कोई एक सबमरीन सिंक हुई थी उनकी साउथ चाइना सी में, उसको दबाने की कोशिश। बट आप वो सबमरीन को भी छोड़ दीजिए। अरे भाई, यू आर हॉलो इन ह्यूमन रिसोर्स टर्म्स। आपके अगर 100 जनरल सैक्ट हैं, आप सीएमसी नहीं भर पा रहे हैं, सीएमसी आपकी खाली है। इट इज लाइक सेइंग कि भाई हमारे पास कोई कमांडर ही नहीं है जिसको हम अपॉइंट करते हैं वेस्टर्न कमांड, या जिसको हम वाइस चीफ बना दें। ये तो किसी सेना में नहीं होता है। तो और दूसरी आप देखिए, जो हाल के जो युद्ध हुए हैं, वेनेजुएला में क्या हुआ चाइनीज इक्विपमेंट का, ईरान में क्या हुआ चाइनीज इक्विपमेंट, ऑपरेशन सीरिया में क्या, नूर में क्या हुआ। तो अब तो मेरे को वाकई लग रहा है, मेरे को हर्ष इस बात का है कि ये एक्चुअली सोशल मीडिया फ्लफ है, तो इतनी घबराने की जरूरत नहीं है। बट दे आर इन वेरी सीवियर क्राइसिस एंड इट इज एक्चुअली एम्बैरेसिंग। और दूसरी आपने बात कही, देखिए जो ट्रम्प साहब ने परेड ली थी यूएस आर्मी की, their marching was sloppy, but their absolute resolve was actually militarily par excellence. और इनका बाकी सब शू शाइन और मिसाइल चमक रही थी, मार्चिंग बढ़िया थी, पर आप देखिए क्या है।
बट द लार्जर क्वेश्चन इज दिस कि देखिए राष्ट्रीय सुरक्षा इसलिए बहुत बड़ी चुनौती है. यू हैव टू गेट एवरीथिंग राइट. ह्यूमन रिसोर्स ठीक होना चाहिए, सोल्जर्स, आपके जनरल्स, कॉम्बैट ट्रस्ट, कमांड चेन बर्बाद है, कोई कमांड चेन ही नहीं है. किस तरह से आप ऑर्डर पास करें? यही मेरा आज की हालत में मैंने सुना कि सारे पीएलए के जो जवानों हैं उनको बोला गया आप अपना एमिनिशन, कोई एक्सेस नहीं है, आप अपनी मोबाइल जमा कर दें. इस हालत में जब इस तरह का कॉम्बैट ट्रस्ट हो या कॉम्बैट ट्रस्ट ना हो, विश्वास ना हो, तो आप कैसे कोई युद्ध लड़ सकते हैं? तो इस समय तो मेरे ख्याल से सेना की हालत खराब है और ये अंत नहीं है जी का, क्योंकि उन्होंने जो एक साथ ये जो युद्ध शुरू किया है पार्टी एल्डर्स के खिलाफ, प्रिंसलिंग्स के खिलाफ, आर्मी के खिलाफ, एक अंग्रेजी में शब्दावली है कि पीएलए और सीसीपी का एक जो सबसे महत्वपूर्ण या शक्तिशाली जो एक रूप था वो था एलीट यूनिटी का. वो एलीट यूनिटी जो है एकदम तहस महस हो गई, भिन्न हो गई है जी. एलीट यूनिटी तो इट इज इन वेरी डीप क्राइसिस आई थिंक. और आपके शो पे मैंने 8-9 महीने पहले बात की थी इसकी. मेरे को ऐसा कुछ इल्म था, लोगों ने मजाक उड़ाया कि साहब ये आप सोशल मीडिया से पढ़ के डाल देते हैं. ऐसी नहीं है, ये बड़े दिनों से इन चीजों की चर्चा हो रही है अमेरिकन प्रेस में, चाइनीज प्रेस में, हांगकांग प्रेस में, और मैं बार बार इस पे ट्वीट करता था. मेरे को लग रहा था कुछ गड़बड़. नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि आपकी और मेरी जब पिछली बात भी हो रही थी वो यही हो रही थी कि अगर एक राष्ट्रपति को, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का मुखिया भी है शी जिनपिंग, अगर उन्हें 100 जनरल निकालने पड़ रहे हैं तो या तो वो अपने लोग ला रहे हैं और वो बहुत स्ट्रांग बनने जा रहे हैं, लेकिन अगर आप 100 जनरल्स को हटा देते हैं और आप अपने ही नंबर 2 मैन को हटा देते हैं, नंबर 3 मैन को हटा देते हैं, और सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में 7 अधिकारी होनी चाहिए, केवल 2 बचे, यानी एक राष्ट्रपति और एक एंटी करप्शन जो उनके ऑफिसर हैं. थिएटर कमांड्स खाली हैं गौरव. थिएटर कमांड में एक कमांडर नहीं है. हु विल प्लान द अटैक ऑन ताइवान? सिर्फ जहाज घुमाने से नहीं. All the theater commanders are empty. और फिर एक्सरसाइज भी करते हैं तो सुबह जाते हैं और शाम तक लौट आते हैं, 48 घंटे में लौट आते हैं. तो ऐसा कैसा युद्धाभ्यास होता है जो सुबह से शाम तक का ही होता है? कुछ तो गड़बड़ है, बहुत दाल में काला है. और देखिए जी साहब के लिए ये निजी रूप से हार है. मेरे को याद है 2012, मैं बताऊं क्यों, 2012 में वो जाते थे इन्फेंट्री स्कूल में 3 दिन लगाते थे, आर्टिलरी स्कूल में 2 दिन लगते. अरे यहाँ आर्मी कमांडर नहीं लगा पाते, किसी के पास इतना समय नहीं होता है. एविएशन स्कूल में 3 दिन. ही वाज बिल्डिंग द पीएलए एज हिज पर्सनल प्रोजेक्ट कि भाई पीएलए, और उन्होंने बड़ा पैसा लगाया है पीएलए, बहुत पैसा खर्च किया है. और देखिए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स, रॉकेट फोर्स, थिएटर कमांड, मॉडर्नाइजेशन भी बहुत हुआ है. पर उसमें इतना करप्शन, क्योंकि मेरा ये मानना है वो जो मूल सिद्धांत था दैट सेना पार्टी का अंग हो या सेना स्टेट का अंग. मैं दोबारा आपसे कहूंगा, अगर देखिए सेना पार्टी में शामिल हो, बीजेपी, कांग्रेस, यू विल गेट इनटू द पॉलिटिक्स. नाउ यू सी द विजडम ऑफ अ पॉलिटिकलिटी. सैम मैनेक्शॉ से एक बार पूछा गया कि साहब आपका क्या ख्याल है राजनीति के बारे में, तो उन्होंने अंग्रेजी में कहा, वी आर डीपली पॉलिटिकली कॉन्शियस बट कॉन्शियसली नॉट पॉलिटिकली कमिटेड. देखिए कितनी अच्छी चीज, बहुत बड़ी बात. भाई हम सब समझते हैं बट कॉन्शियसली वी आर नॉट गोइंग. तो जो भारतीय सेना का हाल है, जहां जनरल्स ने ये स्टैंड इख्तियार किया और पॉलिटिशियंस ने फ्रॉम बोथ साइड्स ऑफ द आयल हैव नेवर ड्रैग्ड द मिलिट्री इनटू पॉलिटिक्स. सो दिस इज मोर अ लेसन ऑफ सीएमआर, सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप. कंट्रोल का तो है ही, नियंत्रण का है, राजनीति भी है इसमें. तो सर लेकिन एक और बात मुझे बताइए, ऐसा कैसा भ्रष्टाचार है चीन में कि 2012-13 से चीन में शी जिनपिंग एक एंटी करप्शन ड्राइव शुरू किए हुए हैं, 2026 आ गया और फिर भी एंटी करप्शन ड्राइव चला ही जा रहा है कि रॉकेट में पानी भरा हुआ है, हथियारों को खरीदने के नाम पर धांधली हो रही है. तो इतना कितना करप्शन है चीन की आर्म फोर्सेस या चीन के सिस्टम में? चीन की जो अब सेना है 1950-1960 के दशक तक they used to raise their own money. So they had factions. वो पैसा अपना रेज करते थे और आर्म करते थे अपने सोल्जर्स को. उनका ये पैटर्न था. दूसरा ये था कि चीन के जो डिसिप्लिनरी विजिलेंस कमीशन है, उनके अंतर्गत सेना जो है सिर्फ 2010 में आई. उससे पहले they were exempt because you know they were very powerful in the party.
अब इन दोनों वजह से इट इज सच अ नेटवर्क। भाई वो पैसा बनाते थे। जब ये थिएटर कमांड जी साहब ने स्थापित किए तो बड़ी बरखलाफी हुई, क्योंकि वहां जो आर्मी कमांडर्स थे वो राजा तक कैसे थे, 15-15 साल ये राज करते थे। दे वर नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोफेशनल एपरेटस। तो ये जो पूरा पार्टी एपरेटस से प्रोफेशनलिज्म की ओर, मैंने शुरुआत भी इससे की थी कि जी साहब को पेशेवर जनरल नहीं मिल रहे। जनरल तो बड़े मिल रहे हैं, बट पेशेवर जनरल, प्रोफेशनल्स, दोज हु कैन एडवाइज हिम। और वो उनकी खोज अभी तक खत्म नहीं हुई है, इसलिए सीएमसी नहीं भर पा रहे हैं, इसलिए थिएटर कमांड्स नहीं भर पा रहे हैं। मेरा ये मानना है दैट इज द प्राइमरी इशू। तो क्या जो 2027 का कहा जा रहा है कि जो 2027 तक वो ताइवान पर कब्जा कर लेना चाहते हैं, क्या वो अब संभव हो पाएगा जिस तरह से चीन की सेना इस समय है? पहली बात। और दूसरी बात, इसका भारत तिब्बत वास्तविक नियंत्रण रेखा पर क्या असर पड़ेगा? आप देखें, जो फर्स्ट आइलैंड चेन में जो डेटरेंस इक्वेशन है, निवारण का जो बैलेंस है, उसमें तो वो तो चीन के पक्ष में है। 1950 में जब माओ ने पहली बार कोशिश की थी ताइवान पे हमला करने की, तो साहब अमेरिका ने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेज दी, माओ पीछे हो गए। अब ये हाल है कि वो 42 ब्रिगेड एक्सरसाइज करते हैं, मिसाइल्स फायर करते हैं, और आईपेकॉम रिएक्ट नहीं कर पाती है। आईपेकॉम की जो शिप्स हैं एडमिरल पपारो की, वो फर्स्ट आइलैंड चेन में दाखिल नहीं हो पाती। तो जहां तक निवारण इक्वेशन है, निवारण दोनों के बीच में, इट इज इन फेवर ऑफ चाइना, बट फाइनली यू हैव टू डू द अटैक, यू हैव टू डू दोस एम्फिबियस असॉल्ट्स। और उसमें जैंग का मानना है, वो ली जियाओहुआ को मानना था कि साहब हमारी जो सेना है इस रूप में नहीं है कि वो अटैक सफलता से कर पाए। तो जैंग की भी ये राय थी कि साहब अभी रुक जाइए, अभी वो टाइम नहीं आया है। तो अगर उनकी ये राय है तो मेरे को, और आज इस हालत में जब उनके पास कोई जनरल नहीं है, तो 2027 में ताइवान पे हमला आई डोंट थिंक इज पॉसिबल। देखिए, डोकलम गलवान के बाद हमारी एलएसी सुरक्षित, चीन के खिलाफ एलएसी प्रॉब्लम चीन से कहाँ है, जो उसके पास दूसरी कैपेसिटीज है, रॉकेट फोर्स, वो वाली जो कैपेसिटीज है, लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक, उसके लिए हमको अपनी एडी वगैरह मजबूत करना पड़ेगी। बट एलएसी पे कोई खतरा नहीं। हमारी प्रॉब्लम्स हैं रॉकेट फोर्स, एयर डिफेंस, जो 500 शिप की नेवी है वो एक दशक में यहाँ आएगी, those larger issues, but डोकलम, गलवान, उसके बाद कई और ऐसे हादसे हुए हैं जिसका जिक्र नहीं किया जाता है। एलएसी हमारी सुरक्षित है, हम बहुत शक्तिशाली हैं। एक प्रश्न और अगर आपकी अनुमति हो, क्योंकि मैं जानता हूं समय सीमित है, ये बताइए, इस समय जो परिस्थिति है या जिस तरह की खबरें आ रही हैं चीन से, क्या 2027 के बाद क्या दोबारा शी जिनपिंग सत्ता पर में रह पाएंगे, या उनसे कहा जा रहा है कि अब धीरे धीरे एक व्यक्ति नहीं, जो एल्डर्स हैं उनके साथ कलेक्टिव पावर हो, इंडिविजुअल पावर नहीं, उसमें बात आगे बढ़ सकती है, या जितने उनके विरोधी थे एक एक कर उन्होंने सबको ठिकाने लगा दिया है? तो ये खेल जो है मेरे ख्याल से जी साहब ने बड़ा सुंदर खेला। थर्ड प्लेनम में जब उनको समझाया गया 2024 में, कि पोज एज इफ वो मान गए हैं, इसे ठीक है कंसेंसस होगा, जाओ की तो पावर बढ़ाए, हु जिनताओ की बात मान ली, विदाई कंसेंसस यही था। बट उसके बाद उन्होंने मौका देखा, हु जिनताओ साहब गायब हैं, जैंग गायब है, लियू ह्यून गायब है, अब तो कोई उनके रास्ते में मेरे को दिखता नहीं है। तो मेरे ख्याल से ही विल बी एबल टू गेट द 4th टर्म 2027। बट द फैक्ट कि भाई पहले 3 टर्म के बावजूद ये जो पावर स्ट्रगल जारी है, इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी वेल ऑन द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। और उनकी जो अर्थव्यवस्था है उसकी भी हालत ठीक नहीं है। ग्रोथ की जो दरें हैं कम हो रही है, वो रियल एस्टेट प्राइसेस बढ़ रहा है, डेट बढ़ रहा है। तो चीन एक बहुत ही, मैंने अभी खबर आई है कि वो जो पनामा कैनाल का कंट्रोल था उसमें चीन केस हार गया है। वेनेजुएला में देखिए क्या इनको बेशर्मी
से गुजरना पड़ा। They've been virtually booted out of Venezuela. अच्छा, सबसे बड़ी बात गौरव, जो इनके साथ खड़े हुए मेड्यूरो, खमेनी, उनका तो कुछ कर ही नहीं पाए। सही बात है। BRI is being challenged legally as in Panama। तो ये बड़े बुरे दौर से गुजर रहे हैं। तो कैपेसिटीज एक तरफ हैं, टेक्नोलॉजी एक तरफ है। भाई आप ईवी कार तो बना लेंगे, बट फर्स्ट आइलैंड चेन में भाई आप, और देखिए बात ये है कि पीपल थॉट दैट द एक्लीज हील ऑफ जी वाज द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इट्स टर्न्ड आउट दैट द एक्लीज हील इज द मिलिट्री। बहुत बड़ी बात आपने की कि उनकी जो कमजोर कड़ी है वो अर्थव्यवस्था से ज्यादा अब उनकी सेना ही, और सेना में जिस तरह अंदर ही एक इम्प्लोजन सा हुआ है, वो सबसे बड़ी चुनौती शी जिनपिंग के लिए इस समय उभर कर आ रही है। जनरल शुक्ला, आप चक्रव्यूह में मेरे साथ जुड़े, इस खास चर्चा में आप मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। और चीन पर हमारी बहुत पैनी निगाह है, क्योंकि जितना ताकतवर चीन को समझा जाता है, क्या चीन असल में इस समय चाहे आर्थिक रूप से या सामरिक रूप से उतना ताकतवर है या खोखला है, इस चर्चा से आपको अंदाजा लग ही गया होगा। इस समय तो पेपर टाइगर लग रहा है गौरव, इस समय पेपर टाइगर लग रहा है चीन। और मैं जानता हूं क्योंकि इससे बहुत विवाद होगा और सरहद के दोनों आर पार विवाद होगा, क्योंकि चीन के कई हिमायती यहां पर भी हैं और उन्हें यह बात ठीक नहीं लगेगी। लेकिन आप इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद जनरल साहब, एंड लुक फॉरवर्ड टू टॉकिंग टू यू अगेन सून। धन्यवाद धन्यवाद। हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।